गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रोजी छाबड़ा पीजीटी बायोलॉजी GSSS वसई गुड़गांव से। आज हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम पढ़ेंगे पादपों में समन्वय और जंतु हार्मोनों के बारे में। तो देखिए, जैसे हम पहले ही जान चुके हैं कि जो जंतु हैं और जो ह्यूमंस होते हैं, इनके अंदर तंत्रिका तंत्र और पेशी ऊतक उपस्थित होता है जो इनको बॉडी को कंट्रोल करता है। तंत्रिका तंत्र हमारे बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, स्टिमुलस को रिसीव करता है और हमें हेल्प करता है उन स्टिमुलस के प्रति रिस्पॉन्ड करने में, राइट। और पेशी ऊतक उसको इन कामों में असिस्ट करता है। पर अगर हम पौधों की बात करते हैं, पादपों की बात करते हैं, तो क्या उनमें भी इस तरह के तंत्र उपस्थित है? तो चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं और उससे डिस्कस करते हैं कि पौधे मूवमेंट कैसे करते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हो आपके सामने, ये मिमोसा पुटिका है, छुई मुई का पौधा है। इसके बारे में आपने सुना होगा कि इसको छूते ही इसकी पत्तियां जो है वो मुरझा जाती हैं और नीचे की ओर गिर जाती हैं, राइट। इसीलिए इसे छुई मुई भी बोलते हैं। तो ये जो गतियां इसके अंदर हो रही है, ये कैसे हो रही है? लाइकवाइज आपने बीज को अंकुरित होते हुए भी देखा होगा, राइट। सीड को जर्मिनेट होते देखा होगा। सीड में से जर्मिनेशन होती है, रूट्स पहले बाहर आती हैं, फिर स्टेम बाहर आता है और फिर वो एक न्यू प्लांट के अंदर डेवलप कर जाता है। या आपने इन जनरल एक प्लांट को ग्रो करते देखा है। तो चलिए हम इन दोनों प्रकार की गतियों को अब एक बार कंपेयर करते हैं। मतलब ये देखो, दो तरह की गतियां हैं ये पादपों के अंदर, इनको अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए, छुई मुई की पत्तियां स्पर्श करने पर अनुक्रिया स्वरूप बहुत तेजी से गति करती है और बंद हो जाती है। जैसे ही हम इसे टच करते हैं, ये बहुत जल्दी से बंद हो जाती है। देखिए, टच यहाँ पे उनके लिए स्टिमुलस है और उनकी अनुक्रिया क्या है, रिस्पॉन्स क्या है कि वो बंद हो जाती है और नीचे की ओर गिर जाती है। वहीं अगर हम एक सीड को देखें तो हम देखेंगे कि वो एक दिन में प्लांट में नहीं बदलता है, उसको प्लांट में डेवलप होने में कई दिन लगते हैं, राइट। और जो उसका प्रोसीजर है वो काफ़ी सिस्टमैटिक है कि पहले उसमें से रूट्स इमर्ज होती हैं, रूट्स बाहर आती हैं जो कि ज़मीन के अंदर नीचे की ओर ग्रो करती हैं। फिर तना बाहर आता है जो कि फिर ऊपर की ओर ग्रो करता है। फिर अगर हम छुई मुई की पादप की बात करें तो इसकी जो गति हो रही है, ये पत्तियों का मुरझा के नीचे गिरना, इसका पादप की वृद्धि यानी कि ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। वहीं दूसरी ओर अगर हम सीड जर्मिनेशन का एग्जांपल को जब हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे सीड जो है ग्रो हुआ है प्लांट के अंदर, तो ये गति वृद्धि से संबंधित हो गई। फिर ये गतियां दिशिक नहीं होती। देखिए, जो छुई मुई के पौधे में जो गति हो रही है वो दिशिक नहीं है, मतलब कि जो पत्तियों का मुरझा के नीचे गिरने का रिस्पॉन्स है उसका स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ना ही वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में गति हो रही है, ना ही स्टिमुलस से ऑपोजिट डायरेक्शन में गति हो रही है। तो इस टर्म को हम बोलते हैं दिशिक। तो ये जो गति है छुई मुई के पौधे में, ये दिशिक नहीं है। वहीं अगर हम सीड जर्मिनेशन की बात करते हैं तो ये दिशिक गति है और मंद गति है। किस तरह की गति है? मंद गति है। बहुत स्लोली जो रूट्स और शूट है वो डेवलप करते हैं और ये डायरेक्शनल है। रूट्स जो है वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ ग्रो करती है, स्टेम अपवर्ड्स ऊपर की तरफ ग्रो करता है। तो चलिए अब हम एक एक करके इन पौधों की गतियों के बारे में फर्दर डिस्कशन करते हैं। फिर से वही क्वेश्चन आ जाता है कि पौधों के अंदर तो तंत्रिका ऊतक नहीं है और ना ही पेशी ऊतक होता है। फिर जो स्पर्श की सूचना का संसूचन इस पौधे के अंदर कैसे हुआ और उसने इतनी तेजी से अनुक्रिया कैसे की, इतनी तेजी से रिस्पॉन्स कैसे दिया? तो देखिए, जो पादप है वो इस सूचना को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक संचरित करने के लिए वैद्युत रसायन साधन का उपयोग करता है। मतलब कि जो छुई मुई का पौधा है या कोई भी पौधा है, वो जो भी स्टिमुलस रिसीव करते हैं उनको एक पार्ट से प्लांट के दूसरे प्लांट तक पहुंचाने के लिए किसका यूज करते हैं? वैद्युत रसायन साधन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल
पाथवे का यूज करते हैं जिसके अंदर वो अपने सेल्स के अंदर वाटर के लेवल को चेंज करके उनकी आकृति को बदलते हैं। चलिए इस छुई मुई के पादप की संयुक्रिया को अच्छी तरह समझते हैं। देखिए जो छुई मुई की पत्तियां होती हैं, ये पत्तियां सिंपल लीव्स नहीं होती हैं, ये कंपाउंड लीव्स होती हैं। मतलब कि एक लीफ जो है वो फर्दर कई सारी लीफलेट्स में डिवाइडेड होती है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखिए जो पत्ती का पेटियोल होता है, तना होता है, उसको जो मेन स्टेम से जोड़ने वाला पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं पल्विनस। तो क्योंकि ये कंपाउंड लीफ है तो इसके अंदर पल्विनस भी कई हो गए। जैसे यहाँ पे देखिए ये है प्राइमरी पल्विनस, इसके बाद है सेकेंडरी पल्विनस और यहाँ पर है टर्शरी पल्विनस लीफलेट्स के पास। तो इन लीफलेट्स में क्या होता है, इन पल्विनसेस में स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसर सेल्स एंड फ्लेक्सर सेल्स। तो जैसे ही आप छुई मुई के पौधे को टच करते हो तो क्या होता है, इन एक्सटेंसर सेल्स और फ्लेक्सर सेल्स में आयंस कंसंट्रेशन में चेंज आता है। मतलब कि इनकी जो आयन कंसंट्रेशन है वो चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से पानी जो है, वाटर जो है वो एक्सटेंसर सेल्स से फ्लेक्सर सेल्स में मूव कर जाता है। अब जब पानी निकल गया सेल में से तो वो क्या हो जाता है, फ्लैसिड। देखिए जब पानी भरा होता है सेल के अंदर तो वाटर जो है, पानी जो है वो सेल वॉल के ऊपर अंदर की तरफ से एक प्रेशर लगाता है जिसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक, जिसकी वजह से कोशिका जो है वो फूली रहती है। और जब पानी निकल जाता है तो वो टर्गर प्रेशर खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, जिसकी वजह से कोशिका जो है फिर अपना फॉर्म, अपना शेप बना के नहीं रख पाती, वो पिचक जाती है या संकुचित हो जाती है, जिसे हम फ्लैसिड स्टेट कहते हैं। तो क्या होता है कि जैसे ही आयंस का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में चेंज आता है तो वाटर जो है, पानी जो है वो एक्सटेंसर सेल से निकलकर फ्लेक्सर सेल्स में चला जाता है, जिसकी वजह से सेल्स फ्लैसिड हो जाते हैं। एक्सटेंसर सेल्स जो है फ्लैसिड हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और जो लीफलेट्स हैं वो क्लोज हो जाती है। तो हुई है वो कैसे हुई है, उसकी कोशिकाओं में जल के स्तर में बदलाव लाके हुई है। अब हम देखते हैं कि इस गति के अंदर वृद्धि नहीं हो रही है पौधे की, राइट, इस गति का पौधे की ग्रोथ से कोई संबंध नहीं है। तो पादपों में उद्दीपन के प्रति होने वाली वह गति जिनका उद्दीपन की दिशा से तथा वृद्धि से संबंध नहीं होता अदिशिक गति कहलाती है। क्या कहलाती है, अदिशिक गति। मतलब उस तरह टाइप ऑफ मूवमेंट in the response to an external stimuli in which direction of response is not determined by the direction of stimulus is known as nastic movement। देखिए इस तरह की गतियों जैसे छुई मुई के अंदर हो रही है, छूने पर इन गतियों में ना ही ग्रोथ इन्वॉल्व है और ना ही जो रिस्पॉन्स है उसका स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई लेना देना है। मीन्स डायरेक्शन से लेना मतलब या तो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स डायरेक्शन में रिस्पॉन्स होगा या स्टिमुलस से अवे। यहाँ पे ना स्टिमुलस की डायरेक्शन में रिस्पॉन्स दिया जा रहा है और ना ही उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, डायरेक्शन का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। तो इस तरह की गतियों को क्या कहते हैं, अदिशिक गति या नास्टिक मूवमेंट्स। तो अब हम दूसरा केस कंसिडर करते हैं जहाँ पे हमने एक सीड को ग्रो करते देखा था, ऐसे ही आपने स्टेम को ग्रो करते देखा होगा, राइट। तो वो उनमें क्या हो रहा है कि वो ग्रो कर रहे हैं, तो वृद्धि के कारण उनमें गति तो हो रही है। इसी तरीके से आपने मनी प्लांट का देखा होगा, मनी प्लांट का स्टेम वीक होता है, तो अगर उसे कोई सपोर्ट मिलता है, कोई आधार मिलता है, तो वो उसके चारों ओर अपने स्टेम को लपेट लेता है। ये होता कैसे है, देखिए जो क्लाइंबर्स हैं, इनका जो तना होता है, प्रतान होती है, वो स्पर्श के लिए संवेदनशील होती है। तो प्रतान का आधार के संपर्क में आने वाला हिस्सा जो होता है, जो ये सपोर्ट है, इसके आसपास जब ये स्टेम रिवॉल्व करता है तो क्या है, जैसे ही इनके संपर्क में आता है तो इसका जो हिस्सा प्रतान से दूर है, आधार से दूर होता है, वो जल्दी गति करता है इन कंपैरिजन टू प्रतान का वह हिस्सा जो आधार से पास है। इस कारण प्रतान जो है वो वस्तु के चारों ओर जकड़ लेता है और पादप जो है धीरे धीरे निश्चित दिशा में गति करके
उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं, ठीक है ना। वो स्लोली ग्रो करते हैं और जो उनको यहाँ स्टिमुलस मिला है, यहाँ पे उनका स्टिमुलस क्या है, टच का, उसके करस्पॉन्डिंग वो अपनी रिस्पॉन्स देते हैं। अब क्योंकि ये वृद्धि जो है दिशिक है, दिशिक कैसे है कि वो अपने स्टिमुलस के डायरेक्शन में ग्रो कर रहे हैं, जहाँ पे उसको आधार सपोर्ट फील हुआ है उस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, तो ये गति क्या हो गई, दिशिक, डायरेक्शनल हो गई। और ऐसा लगता है, तो जब वो ग्रो करता है तो ऐसा लगता है कि वो गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार की वृद्धि आधारित गतियों को अनुवर्तन गति कहते हैं। इस तरह की जो डायरेक्शनल एंड ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स है प्लांट्स में, उन्हें क्या बोलते हैं हम, अनुवर्तन गति। अनुवर्तन गति यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स जो है फिर कई टाइप्स के हैं। प्रकाश अनुवर्तन, फोटोट्रॉपिज्म, गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म, जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रॉपिज्म और रसायनानुवर्तन, कीमोट्रॉपिज्म। इनको अब हम एक एक करके एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। देखिए, जो प्रकाशानुवर्तन है यानी फोटोट्रॉपिज्म, इसके लिए एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट हम कंडक्ट कर सकते हैं। आप एक बिग बॉक्स ले लीजिए, उसके अंदर एक छोटा सा पौधा रख दीजिए और उस बॉक्स के अंदर जो है उस बॉक्स को पूरा क्लोज कर दीजिए और सिर्फ एक टाइनी होल से, एक छोटे से होल से उसमें से लाइट एंटर होनी चाहिए, राइट। अगर आप इस सेटअप को रखोगे और 4-5 दिन बाद चेक करोगे तो आप देखोगे कि जो स्टेम है उस प्लांट का, वो लाइट की डायरेक्शन में, मतलब जहां उस एक डायरेक्शन से लाइट आ रही थी उसमें उसकी ओर बेंड कर जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो स्टिमुलस है वो क्या है, लाइट, सनलाइट, प्रकाश है, और जो स्टेम है वो लाइट रिसीव करने के लिए उसकी डायरेक्शन में बेंड कर गया, तो बेंड किया और ग्रो किया। तो इस तरह की गति जिसमें एक पौधा या पौधे का जो पार्ट है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है या उससे अवे ग्रो कर रहा है। तो जैसे हमने अभी पीछे मैंने आपको बताया था कि पौधों के अंदर वो गतियां जिसमें वो उद्दीपन की दिशा में या उससे विपरीत दिशा में गति करते हैं, राइट, या वृद्धि करके गति करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, अनुवर्तन गति या ट्रॉपिक मूवमेंट, राइट। और क्योंकि ये अनुवर्तन गति जो है ये प्रकाश के उद्दीपन के प्रति हो रही है, तो इसे क्या बोलते हैं, प्रकाशानुवर्तन गति। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स which occur in response to sunlight is called phototropism। रखिएगा कि जो ये अनुवर्तन गतियां होती हैं ये उद्दीपन के दिशा में या उद्दीपन से विपरीत दिशा में होती हैं, बट ये डायरेक्शनल होती हैं। सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में आपको यहाँ से 2 पॉइंट्स बिल्कुल क्लियर रखने हैं। पहला है कि ये डायरेक्शनल होती है, या तो स्टिमुलस की डायरेक्शन में या उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में, और दूसरा ये ग्रोथ रिलेटेड होती है, राइट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्टेम है वो लाइट की तरफ बेंड हो गया है, मींस कि वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, या हम कह सकते हैं धनात्मक प्रकाशानुवर्तन गति दर्शाता है। और इसी तरीके से जो नेक रूट है वो लाइट से अवे बेंड हो गई है, दूसरी तरफ बेंड हो रही है, राइट, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो रूट्स क्या है, दे आर नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक या ऋणात्मक प्रकाशानुवर्तन गति दर्शाती है। नेक्स्ट इज गुरुत्वानुवर्तन, जियोट्रॉपिज्म। देखिए, गुरुत्वानुवर्तन क्या है, गुरुत्वाकर्षण के उद्दीपन के प्रति पादप की अनुक्रिया गुरुत्वानुवर्तन गति कहलाती है। ओके, तो यहाँ पे उद्दीपन क्या है, गुरुत्वाकर्षण। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स विच अकर इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। तो यहाँ पे आप फिर देख सकते हो कि जो प्लांट है इसके 2 पार्ट्स है, जो हमारा स्टेम और रूट है, इनका जियोट्रॉपिक मूवमेंट डिफरेंट है। जो रूट्स है वो ग्रेविटी के और नीचे की ओर बेंड हुई है। अगर हम एक प्लांट को हॉरिजॉन्टली ग्रो करें तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि जो रूट्स हैं वो तब भी नीचे की ओर ही ग्रो करती हैं। तो ये क्या शो करता है कि जो रूट्स है वो धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन गति दिखाती है, मींस दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और जो स्टेम होता है वो ऊपर की ओर ही ग्रो करता है, दैट मींस कि वो ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है।
जलानुवर्तन, हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए इसके लिए एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। आप दो सेम साइज के पॉट्स लीजिए, एक और दोनों के अंदर जो है एक छोटा सा सैपलिंग प्लांट ग्रो करें। एक पॉट में हम मिट्टी में पानी डाल देते हैं तो हम देखेंगे कि जो रूट है वो बिल्कुल नीचे स्ट्रेट ग्रो करती है, ठीक। वहीं दूसरे पॉट में हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर पानी ना डाल के उसके अंदर एक और मिट्टी का बर्तन रखते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। तो जब हम थोड़े दिन बाद हम उसको एनालाइज करेंगे तो हम देखेंगे कि जो रूट्स होती है वो वाटर की डायरेक्शन में ग्रो कर गई है। तो यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, क्योंकि उसको सॉइल से वाटर नहीं मिल रहा है तो ऑब्वियसली वाटर सोर्स से वाटर ड्रॉ करने के लिए उसकी डायरेक्शन में ग्रो कर गई। तो इस तरह की गति को हम क्या बोलते हैं, जलानुवर्तन। जल के उद्दीपन के प्रति पादप की अनुक्रिया जलानुवर्तन गति कहलाती है। क्या कहलाती है, जलानुवर्तन गति कहलाती है। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स which occur in response to water is called hydrotropism। तो यहाँ पे मैं एक और चीज मेंशन कर दूं, जो स्टेम्स होते हैं दे आर नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मींस वो वाटर की डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करते हैं, और जो रूट्स होती हैं वो होती है पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, मींस दे ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ वाटर। जहां पे भी उनको वाटर अवेलेबल होता है वो उसी डायरेक्शन में ग्रो करती है। देन रसायनानुवर्तन, कीमोट्रोपिज्म। रासायनिक उद्दीपन के प्रति पादप की अनुक्रिया रसायन अनुवर्तन गति कहलाती है। टाइप ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स which occur in response to chemicals is called chemotropism। तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पराग नली का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स ओवरी, अंडाशय की ओर। यहाँ क्या होता है कि जब परागकण जो है वो पुंग केसर से वर्तिकाग्र पर आ जाते हैं, स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, तब उनके अंदर तब ये जो अंडाशय है ये कुछ केमिकल्स, रसायन बनाता है। उन रसायनों को सेंस करके, डिटेक्ट करके पराग कणों में से पराग नली यानी कि पोलन ट्यूब जो है वो उसका डेवलपमेंट होता है और वो ग्रो करते हुए जो है अंडाशय तक पहुंच जाती है। तो ये एक एग्जांपल है रसायन अनुवर्तन का, मींस कि जब प्लांट के किसी पार्ट की मूवमेंट किसी केमिकल के रेस्पॉन्स में होती है। तो अब हम बात करेंगे जंतु शरीर में वृद्धि की। तो अभी तक हमने प्लांट्स में देखा कि प्लांट्स में मूवमेंट्स कैसे होती हैं और वो उनकी ग्रोथ से कैसे रिलेटेड है, राइट। अब हम अगर जंतु के शरीर की बात करें तो जो जंतु है, ह्यूमंस हैं, इनके अंदर जो वृद्धि है वो एक निश्चित दिशा में ही होती है, मींस कि जो हमारे बॉडी पार्ट्स हैं उनसे रैंडमली कोई ग्रोथ नहीं हो जाती है, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही उनके अंदर वृद्धि होती है। और वहीं उनकी गति की बात करें तो जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट्स होती हैं, हम जो रिस्पॉन्सेस देते हैं स्टिमुलस को, वो तीव्र भी हो सकते हैं, बहुत तेज और जल्दी भी हो सकते हैं, या बहुत धीमे भी हो सकते हैं। तो उद्दीपन के प्रति तीव्र अनुक्रिया करने की है तो जो सूचनाएं हैं उनका स्थानांतरण भी तीव्र होना चाहिए। मतलब कि अगर हमें स्टिमुलस के लिए बहुत जल्दी रिस्पॉन्स देना है तो ज़रूरत क्या है कि जो मैसेजेस हमारी बॉडी में ट्रैवल कर रहे हैं उनको ट्रैवल करने के लिए भी ये चाहिए कि बहुत जल्दी से वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचे। तो ये कार्य किया जाता है तंत्रिका तंत्र द्वारा, और इसके लिए सबसे उत्तम माध्यम क्या है, विद्युत आवेग। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो है वो बेस्ट मीन्स है मैसेजेस को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक क्विकली पहुंचाने के लिए, पर इसकी अपनी कुछ सीमाएं हैं। देखिए जो विद्युत आवेग है यानी कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचेगा जो तंत्रिका ऊतक से जुड़ी है। एक बार एक कोशिका में विद्युत आवेग जनित होता है, ठीक है ना, उसके संचरित होने तथा पुनः नया आवेग जनित होने में कुछ समय लगता है। मींस कि एक कोई तंत्रिका कोशिका जो है वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट नहीं कर सकती। फिर इनका प्रभाव जो है कोशिका पर बहुत कम समय के लिए होता है, और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं इनका बॉडी के सेल्स के ऊपर जो इफेक्ट है वो बहुत ही कम समय के लिए होता है। तो इन सीमाओं के कारण, इन लिमिटेशंस के कारण ये जो
विद्युत आवेग है ये हमें मूवमेंट में तो हेल्प कर देता है, बट ये हमें ग्रोथ में हेल्प नहीं कर सकता। तो शरीर के हमारे बॉडी के फंक्शंस के कोऑर्डिनेशन के लिए और एक प्रॉपर ग्रोथ के लिए हमारी बॉडी के अंदर तंत्रिका तंत्र के अलावा रासायनिक संचरण का भी यूज होता है। मींस के केमिकल्स भी यूज होते हैं जो कि हमारे बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं और हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो आइए अब हम विद्युत आवेग और रासायनिक संचरण को भी एक बार कंपेयर करते हैं। देखिए, जो विद्युत आवेग होता है ये केवल उन कोशिकाओं तक पहुंचता है जो तंत्रिका कोशिका के संपर्क में होती है, और वहीं रासायनिक संदेश की अगर हम बात करें तो ये आसपास की, मतलब ये जहाँ कहीं पे भी रासायनिक संदेश प्रोड्यूस हो रहा है जिस भी सेल में, उसके आसपास की सभी कोशिकाओं में विसरण यानी कि डिफ्यूजन द्वारा फैल जाता है। वहीं जो विद्युत आवेग है इसका संचरण बहुत तेज होता है, और जो रासायनिक संचरण है इसका जो फैलने का टाइम है वो बहुत ही धीमा होता है। फिर विद्युत आवेग का प्रभाव बहुत कम समय तक रहता है कोशिका के ऊपर, और वहीं रासायनिक संचरण का जो प्रभाव है वो अपरिवर्तित होता है और स्थायी होता है। तो बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए हार्मोन द्वारा उपयुक्त रासायनिक संचरण होता है। मींस के जो रासायनिक संचरण की हम पीछे अभी बात कर रहे थे वो हमारी बॉडी के अंदर कौन कंट्रोल करता है? हार्मोन्स। हार्मोन क्या होते हैं? देखिए, ये एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो सजीवों में होने वाली विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, वृद्धि और विकास, प्रजनन आदि का नियमन यानी कि कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल करते हैं, नियमन तथा नियंत्रण करता है। Hormones are special chemical messengers in the body that are created in the endocrine glands, और ये क्या कंट्रोल करते हैं? मोस्ट मेजर बॉडी फंक्शंस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन एक्सेट्रा इन द बॉडी। तो अब हम जो है आगे पढ़ेंगे पादप हार्मोनों और जंतु हार्मोनों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं पादप हार्मोन के साथ। देखिए, पादपों में जो हार्मोन है वो वृद्धि, विकास तथा पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता करते हैं। मींस कि जो प्लांट हार्मोन्स होते हैं वो उनकी ग्रोथ में, डेवलपमेंट में और उन्हें स्टिमुलस को रिस्पांस देने में हेल्प करते हैं। इनका संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र के स्थान से दूर होता है और ये साधारण विसरण प्रक्रिया द्वारा अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। जो हार्मोन्स जहाँ पे भी बनते हैं वो अपने संश्लेषण के स्थान से विसरण के द्वारा, डिफ्यूजन के द्वारा जो है अपने क्रिया क्षेत्र तक पहुंचते हैं। वृद्धि करने वाले पादप प्रकाश को संसूचित करता है। देखिए, हमने अभी प्रकाशानुवर्तन वाले एग्जाम्पल में देखा था कि अगर हम एक डायरेक्शन से प्लांट के ऊपर लाइट डालते हैं तो वो लाइट की डायरेक्शन में उसका स्टेम ग्रो कर जाता है। तो ऐसा हुआ क्यों? देखिए, हमें पता है कि जो ग्रो करता प्लांट है वो प्रकाश को संसूचित करता है, सेंस करता है। तने के अग्रभाग में शीर्षस्थ विभज्योतक उत्तक होता है जिसके अंदर ऑक्सिन नाम का पादप हार्मोन बनता है। ये कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। जो ऑक्सिन है प्लांट हार्मोन, इसका इफेक्ट क्या होता है कि वो तने और जड़ की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है जिससे तने और जड़ की लंबाई बढ़ जाती है। तो होता क्या है कि अगर यूनिडायरेक्शनल सोर्स से लाइट आ रही है प्लांट के ऊपर तो जो स्टेम है वो एक डायरेक्शन से लाइट रिसीव कर रहा है और उसका एक डायरेक्शन और दूसरी तरफ से उसके ऊपर कोई लाइट नहीं है, वहां डार्कनेस है। तो लाइट के इफेक्ट में जो ऑक्सिन होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो जो शूट टिप के ऊपर जो ये तने का अग्रभाग है, यहाँ पे जो ऑक्सिन बनता है वो लाइट से क्या करता है, दूसरी तरफ मूव कर जाता है, डार्कर साइड पे डिफ्यूज होकर चला जाता है। अब ऑक्सिन का इफेक्ट क्या होता है कि वो तने की कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करता है। तो कोशिकाओं में की लंबाई में वृद्धि करेगा तो तना भी लंबा होगा। अब इस ऑक्सिन का कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ पर है? डार्कर साइड पे, मतलब उस साइड पे जहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही है। तो वो साइड जो है वो ग्रो करके हो जाता है लंबा हो जाता है, और इन कंपैरेटिवली जो साइड लाइट रिसीव कर रहा है
वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है तो वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं करता। देखिए पादप हार्मोन फिर दो कैटेगरीज के हैं, वृद्धि हार्मोन, ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन्स। मतलब पादप हार्मोन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो होते हैं वृद्धि हार्मोन जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, और दूसरे होते हैं वृद्धि संदमन हार्मोन जो कि प्लांट्स की ग्रोथ को रोकते हैं, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन्स। ऑक्सिन ये तने और जड़ के अग्रभाग में संश्लेषित होता है। कहाँ पर बनता है ऑक्सिन? ऑक्सिन जो है वो रूट की टिप पे और शूट की टिप, स्टेम की टिप पर बनता है। ये तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि के लिए सहायक होता है, और इसका काम क्या है? तने और जड़ की लंबाई में वृद्धि करना। जिबरेलिन ये हार्मोन भी तने की लंबाई में वृद्धि करता है। साइटोकाइनिन यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, मींस इट प्रमोट्स सेल डिवीजन। ये उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहां कोशिका विभाजन तीव्र होता है, मतलब कि बहुत तेजी से कोशिका विभाजन जहाँ पे भी हो रहा होगा प्लांट में, वहां पे साइटोकाइनिन आपको अबंडेंटली मिल जाएगा। और विशेष रूप से ये फलों और बीजों में पाया जाता है। फिर है एब्सिसिक अम्ल यानी कि एब्सिसिक एसिड, ये वृद्धि का संदमन करता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, दो तरह के प्लांट हार्मोन्स हैं, एक तो वृद्धि हार्मोन और एक वृद्धि को रोकने वाले। एब्सिसिक एसिड जो है वो वृद्धि का संदमन यानी रोकने का कार्य करता है। जैसे उदाहरण हम पत्तियों का मुरझाना है। इट एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जिब्रेलिक एसिड, ये जिब्रेलिक एसिड के ऑपोजिट फंक्शन करता है। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज स्ट्रेस हार्मोन। इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं कि क्योंकि ये आपातकालीन स्थितियों में, मीन्स के मुश्किल स्थितियों में, जब पौधे को उसकी ज्यादा पानी नहीं मिल रहा है या बहुत हाई टेम्परेचर फेस कर रहा है, उन कंडीशंस में ये प्लांट का टॉलरेंस लेवल बढ़ा देता है और ये बीज के अंकुरण को रोकता है। इसके अलावा एक गैसियस हार्मोन होता है प्लांट्स में जिसे कहते हैं इथाइलिन। इट ब्रेक्स डोरमेंसी ऑफ सीड्स, बर्ड्स एंड स्टोरेज ऑर्गन्स। इथाइलिन का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या करता है? ये डोरमेंसी तोड़ता है सीड्स की, मतलब कि सीड्स कई बार सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, ग्रो करके प्लांट नहीं बनाते हैं, तो उसे हम डोरमेंसी कहते हैं। तो ये इथाइलिन हार्मोन जो है ये सीड्स की, बर्ड्स की, स्टोरेज ऑर्गन्स की डोरमेंसी को ब्रेक करता है। इट स्पीड्स अप सेनेसेंस ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स, मींस कि जो पत्तियों और फूलों का मुरझा के गिरने का जो प्रोसेस है उसे सेनेसेंस कहते हैं। तो इथाइलिन जो है वो फ्लावर्स और लीव्स के सेनेसेंस को प्रमोट करता है। इथाइलिन इंड्यूसेस आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स सच एज बनाना, मैंगो, एप्पल एक्सेट्रा। जंतु हार्मोन, एनिमल हार्मोन्स। जंतुओं में हार्मोन वृद्धि के लिए उत्तरदायी है, मींस के एनिमल्स के अंदर जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ हार्मोन जो है वो विशेष ग्रंथियों द्वारा स्रावित किए जाते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथि या एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में नलिकाएं नहीं होती हैं। देखिए हमारी बॉडी में 2 टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है इनके अंदर नलिकाएं नहीं होती हैं, अपने द्वारा स्रावित हार्मोन को सीधा रक्त में डालते हैं जो फिर रक्त द्वारा अपने लक्ष्य अंग तक पहुंचते हैं, मींस के दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स, और जो भी उनकी सिक्रीशंस होती हैं वो उनको डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं। हमारे ब्रेन में मिड ब्रेन यानी कि मध्य मस्तिष्क में प्रेजेंट है पीयूष ग्रंथि जिसे हम पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहते हैं। फिर हमारी नेक में है आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड। उसी के पीछे की तरफ है परावटू ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड। फिर है थाइमस ग्रंथि। यहाँ पे किडनीज के ऊपर आप देख सकते हैं अधिवृक्क ग्रंथि। और पुरुषों में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं वृषण। वृषण जो है ये नर जननांग है, और इसी तरीके से मादा के अंदर पाए जाते हैं अंडाशय जो के होते हैं मादा जनन अंग। पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसे कि मैंने आपको बताया ये हमारे मध्य मस्तिष्क में पाई जाती है।
ये शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? ये सबसे छोटी ग्रंथि होती है हमारी बॉडी की। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। इसे मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारी बॉडी के में पाए जाने वाले जितने भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनके फंक्शंस को कोऑर्डिनेट करती है, कंट्रोल करती है। मीन्स ये उनको डायरेक्ट करती है कि आपको कब हार्मोन सिक्रीट करना है और कब हार्मोन को सिक्रीट करना बंद करना है, साथ ही साथ कौन सा हार्मोन सिक्रीट करना है। ये वृद्धि हार्मोन यानी कि ग्रोथ हार्मोन का स्राव करती है। जो ये वृद्धि हार्मोन होता है ये शरीर की मानसिक और शारीरिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। हमारी बॉडी की जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ हार्मोन। वृद्धि हार्मोन की कमी से व्यक्ति बोना, और अगर बहुत अधिक स्राव हो जाए वृद्धि हार्मोन का तो उस कंडीशन में जो व्यक्ति है वो बहुत ही महाकाय शरीर का हो सकता है। थायराइड ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, यह श्वास नली के पास पाई जाती है। यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव करती है। इसके द्वारा जो स्रावित हार्मोन है वो कौन सा है? थायरॉक्सिन हार्मोन। ये भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये ये क्या काम करता है? ये हमारे भोजन के ऑक्सीकरण व उपापचय की दर को नियंत्रित करता है। मीन्स ये हमारे फूड मेटाबॉलिज्म को, या हमारी बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज चल रही हैं उन सबको कंट्रोल करता है। थायराइड ग्रंथि को देखिए, जो अवटु ग्रंथि है इसको थायरॉक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है, और अगर आयोडीन की कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है तो उस कंडीशन में ये थायराइड ग्रंथि जो है ये एबनॉर्मली ग्रो कर जाती है, जिससे के कारण एक रोग होता है जिसे कहते हैं घेंगा या गॉइटर। परावटु ग्रंथि, पैराथायराइड ग्लैंड, ये ग्रंथि गले में थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित होती है। ये पैराथ हार्मोन सिक्रीट करती है, स्रावित करती है। ये हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा का नियमन करता है। फिर है थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा ग्रंथि भी कहा जाता है इसको। ये हृदय के समीप पाई जाती है। यह प्रतिरक्षा ग्रंथि क्यों कहलाती है? क्योंकि ये एंटीबॉडी का स्राव भी करती है। अग्न्याशय, पेनक्रियास, इसे मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स पाए जाते हैं, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो ये जो पेनक्रियास है ये दोनों रोल्स प्ले करती है। इसका कुछ पार्ट एक्सोक्राइन भी है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन भी है, इसलिए इसे मिक्स्ड ग्लैंड या मिश्रित ग्रंथि भी कहते हैं। अग्न्याशय इंसुलिन हार्मोन का स्राव करता है। ये रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। शर्करा मीन्स ग्लूकोज। आफ्टर डाइजेशन क्या होता है, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बहुत हाई चला जाता है, तब पेनक्रियास जो है इंसुलिन सिक्रीट करता है, बनाता है और रक्त में डाल देता है, जो कि फिर रक्त के अंदर ग्लूकोज के लेवल को, शर्करा के लेवल को नॉर्मल पर लेकर आता है, मतलब कम कर देता है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह यानी डायबिटीज मेलिटस नामक रोग हो जाता है। अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रीनल ग्रंथि, ये जो है हमारी किडनीज के ऊपर लोकेटेड होता है। ट्रायंगुलर शेप का एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये ग्रंथि संकट, क्रोध और आपातकालीन स्थितियों में, मीन्स के डेंजरस या इमरजेंसी कंडीशंस में हम बहुत ज़्यादा सक्रिय हो जाता है। ये एड्रीनल ग्रंथि जो है ये एड्रीनल हार्मोन स्रावित करता है। कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन हार्मोन। ये हार्मोन मनुष्य के संकट के समय रक्तदाब, हृदय स्पंदन, ग्लूकोज स्तर, रक्त संचार आदि बढ़ा देता है, जिससे शरीर संकट से निपटने के लिए तैयार हो जाता है। मीन्स कि जब भी हम किसी इमरजेंसी कंडीशन में आते हैं जहाँ पे हमें तुरंत फाइट करना है अपने आप को बचाने के लिए, या कोई ऐसा रिएक्ट करना है जिससे हम अपने आप को बचा सके, तो ये क्या करता है, ये हमारे हृदय स्पंद मतलब हमारे हार्ट बीट इंक्रीज कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज का स्तर बढ़ा देता है। रक्त का संचार हमारी
वॉलेंट्री मसल्स, जो हमारी ऐच्छिक पेशियां हैं या आप कह लीजिए कंकाल पेशियां हैं, उनकी तरफ ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे कि बॉडी फाइट करने के लिए या रन करने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाए। इसीलिए इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं या इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्लैंड, ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के थैलेमस भाग में स्थित होती है। ये ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन का स्राव करती है। इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं, मीन्स कि इसे नेचुरल बॉडी क्लॉक भी बोलते हैं। अंडाशय जो है ये मादा जनन अंग होते हैं। ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन का स्राव करते हैं। ये हार्मोन लड़कियों में मादा लैंगिक अंगों का विकास व मासिक चक्र का नियमन करता है। फिर है वृषण, टेस्टिस, ये नर जननांग है। ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है। ये हार्मोन लड़कों में गौण लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हार्मोन का स्राव कैसे नियंत्रित होता है। जैसे मैंने आपको बताया था, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो मास्टर ग्रंथि है, राइट। और ये जब भी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस सेंस करता है तो ये हमारी उन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को मैसेज सेंड करता है कि अब आपको हार्मोन सिक्रीट करना है, और फिर लाइकवाइज ये फिर उनको मैसेज सेंड करता है कि अब हार्मोन जो है सिक्रीट करना बंद करना है। तो ये जो साइकिल है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम पुनर्भरण क्रियाविधि। हार्मोन के स्राव का समय व मात्रा पुनर्भरण क्रियाविधि द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इज द प्रोसेस बाय विच the balance of hormone level in the blood or body is maintained and the time and amount of hormone is decided। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ने पे क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ना मतलब डाइजेशन के बाद ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो जाता है। तो क्या होता है, अग्न्याशय की कोशिकाएं जो है इसको संसूचित कर लेती हैं, वो इसको सेंस कर लेती हैं कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो गया है। इन रिटर्न वो क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। अग्न्याशय मैंने आपको पहले बताया था मिक्स्ड ग्रंथि है, और ये कौन सा हार्मोन स्राव करती है, इंसुलिन। अब इंसुलिन जो है वो क्या करता है ब्लड में जाके, वो रक्त में शर्करा के स्तर को कम करता है। ठीक, जैसे ही रक्त में शर्करा का स्तर कम हो जाता है तो एक और सिग्नल जाता है, मतलब अग्न्याशय फिर इस कंडीशन को सेंस करता है और वो क्या करता है, इंसुलिन का स्राव रोक देता है, राइट। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब उसने सेंस किया कि लेवल ऑफ शुगर इंक्रीज हो गया है तो उसने अग्न्याशय ने इंसुलिन सिक्रीट किया। इंसुलिन ने उस कंडीशन मतलब रक्त के उस बढ़े हुए ग्लूकोज लेवल को फिर क्या किया, नॉर्मल पे लेके आया। जब वो नॉर्मल हो जाता है, कम हो जाता है, तो इंसुलिन का स्राव रोक दिया जाता है। सो आज के लिए हमारा ये सेशन यहीं तक था। थैंक यू।